सडन काम आ गया था। वो तो देख लिया था मैंने शेड्यूल कि पता है मिक्स मैच रहता है। और फिर आप लोग आ रहे हो 6 बजे? मैंने ना आपके देखे थे, जैसे आप में से कुछ लोगों ने तो मैसेज किया था, मैंने आपका ऑनलाइन भी चेक किया था। बुरा हाल है आपका एडवांस में, मतलब व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड वाज आपको पता ही नहीं है एडवांस का पेपर देते कैसे हैं। अभी इतना बुरा हाल है। इट इज नॉट अबाउट प्रिपरेशन, इट इज अबाउट योर अप्रोच, जो मेजर प्रॉब्लम है। तो आप उसको जैसे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देते हैं ना, वैसे अटेम्प्ट किया हुआ है आपने एडवांस का पेपर, जीरो स्ट्रैटेजी। सही कह रहा हूँ मैं? कुछ भी सोचा था कि भाई हाँ क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं अटेम्प्ट करना? वो तो चलो बस एक फर्स्ट वो हुआ कि आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं सोचा गया है ना। करेंगे डिस्कस, मतलब मैं सोचा विल हैव अ फुल सेशन बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट। अब आपका नेक्स्ट टेस्ट कब है? ठीक, ओके बच्चों, ये क्या होमवर्क था? इसे स्टार्ट करना है मैं। हाँ, एक्सरसाइज 0 ई पार्ट बच्चों। ई पार्ट 15। हाँ जी, तो ये हमें बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन पूछा है। एब्जॉर्प्शन में कौन सी होती है लाइंस? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जो 1 से होती हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब जहाँ एक साइट हो रहा है, एक साइट तो हमेशा इक्वल टू 1 से ही लेते हैं ना। तो बेसिकली इस फिगर के हिसाब से ये जो लाइंस 1 2 3 है, द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस विल आल्सो अकर इन एब्जॉर्प्शन। एमिशन में ये सारी आ रही हैं, आपको पूछा है एब्जॉर्प्शन में कौन सी आएंगी। नहीं नहीं, मैंने आपको क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन अगर लिखा होता है तो इसका मतलब यही होता है कि, अच्छा आप कह रहे हो कि मिसिंग होना चाहिए ऐसा। एब्जॉर्प्शन में बच्चों जो मेंशन्ड होता है वो हमेशा मिसिंग का ही होता है। एक बात समझो, ठीक है? अगर हम बात करते हैं ना, मैंने आपको क्लियरली बताया भी था, व्हेन यू टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट ऑटोमेटिकली मींस दोज लाइंस व्हिच आर मिसिंग। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उसी को ही बात करते हैं, बाकी की बात ही नहीं करते, चाहे लिखा ऐसे हुआ है अकर, ठीक है, बट इट मींस दैट ओनली। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? हाँ, तभी मैं आपको कह रहा हूँ क्लियरली कि आपने, हमने इसे वो तब लिखा भी था कि एब्जॉर्प्शन मींस जो मिस हुई है, उसका मतलब ही है, ठीक है? इट इज लाइक, आप बात समझो, आपको तो स्क्रीन पे एक पैटर्न दिख रहा है, राइट? और उससे आपने क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो तो हमारे हाथ में है ना। तो एब्जॉर्प्शन में हमारे काम की चीज क्या है? ओनली दोज ब्लैक लाइंस। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि कौन सी ब्लैक लाइंस अकर करेंगी। क्या हुआ?
आगे बचो। जी पार्ट -15 होगा, करेक्ट। क्या सेकंड, क्या सेकंड क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में एनिहिलेट ईच अदर। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना, बिल्कुल। मतलब वजूद ही खत्म कर देना, चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती अब, ठीक है ना? तो मतलब बेसिकली क्या हुआ, वो कंप्लीटली खत्म हो गए, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। एंड डू यू नो व्हाट इज अ पॉजिट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट, राइट? मास वही, चार्ज सेम। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक आप क्या कह रहे थे थर्ड क्वेश्चन में? ये 15 आएगा, हाँ? और बच्चों डन। अभी एच तो नहीं बोला था ना मैंने? एक्सरसाइज 1, ई पार्ट। अभी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन एटम एट रेस्ट emits a photon of wavelength lambda. Recall speed of atom of mass m is given by. So what we are trying to say is 21st question कि पहले there is an hydrogen atom, बाद में हम कह रहे हैं कि इस हाइड्रोजन एटम की एक रिकॉइल स्पीड है और एक फोटोन है जिसका आपको लैम्डा दिया हुआ है। क्या करोगे? मोमेंटम कंजर्व। नो एक्सटर्नल फोर्स, तो हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो जितना मोमेंटम फोटोन का होगा उतना ही मोमेंटम इसका होगा, राइट? तो इसका फोटोन का मोमेंटम आपको लिखना आता ही है लैम्डा की टर्म्स में, वो इसके इससे इक्वेट कर दोगे तो इससे भी निकला। हम्म हम्म आप यहाँ एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाओगे, बताओ क्यों? एनर्जी से तो ऐसा दिख रहा है ब्रॉडली कि ये तो इनिशियली जीरो है और बाद में तो दोनों के पास एनर्जी आ गई। हम्म वही मैं कह रहा हूँ ना, आप गलत सोच रहे हो। बाद में ऐसे सोचोगे तो सिस्टम के पास पहले कुछ एनर्जी थी, टोटल एनर्जी कंजर्व होएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो कहाँ जा रही है? जो भी इसके पास पहले एनर्जी थी वो एनर्जी कहाँ कहाँ गई? कुछ पार्ट इसमें चला गया हाफ एम बी स्क्वायर में, और कुछ पार्ट इसकी एनर्जी में चला गया, फोटोन की एनर्जी में। बट हम वो कंजर्व कर नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी जो यहाँ पे एनर्जी है इसके पास वो किस फॉर्म में है, क्या है। क्लियर? हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस आगे जिसमें प्रॉपर एनर्जी भी कंजर्व किया करेंगे। अंडरस्टूड? और कोई क्वेश्चन? 24th क्वेश्चन बच्चों क्लियर है? क्या देखेंगे हम इसमें? ये 12.5 है, तो कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो 10.2 होता है शायद, क्या होता है डिफरेंस? 10.2 और 12.1 है ना, दो, वो दो आएंगे। क्लियर ऑल? और जी पार्ट वेरी इजी। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके। एक्सरसाइज 2 किसकी कर दे अभी? चल फिर अगली क्लास में, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, लॉजिकली सोचो, अगर डिस्कशन कराओगे तो आगे का काम थोड़ा कम होगा, जितना आप मुझे पढ़ाने का ज्यादा मौका दोगे और काम इकट्ठा हो जाएगा। सोचो।
लॉन्ग टर्म सोचा करो। मुझे तो कोई चक्कर नहीं, जितना मर्जी इकट्ठा करी जाओ। वैसे तो ये आपका लास्ट है, इसमें तो सिर्फ इसी की एक्सरसाइज 3 है, उसके बाद तो सिर्फ मॉड्यूल ही करना है हमें सेमीकंडक्टर्स का। कर लो, कोई नहीं, आराम से करो। अब उसके बाद टाइम दे दूंगा मैं आपको। ठीक है। ओके, तो जो लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे, हमने ये समझा था कि कैसे जब एक न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, राइट। और वो एनर्जी कहाँ जाती है, मतलब वो एनर्जी कहाँ से आती है, जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे मास कंजर्वेशन प्रूव नहीं हो रही। मैंने आपको ये भी समझाया था कि न्यूक्लियस के अंदर हम आइसोलेटेड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास की बात नहीं कर सकते, हम न्यूक्लियस के कंबाइंड मास की ही बात कर सकते हैं, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे समझा था कि भाई एक टर्म होती है मास इफेक्ट, विच इज सिंपली मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, करेक्ट। और उसके करस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी निकाली, गिवन बाय E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। आई प्रेफर टू राइट इट एज डेल्टा एम सी स्क्वायर ओनली, ताकि हमें याद रहे कि वो मास इफेक्ट जो था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। फिर बच्चों हमने एक टर्म समझी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का क्या मीनिंग था, उसको हमने दो फॉर्म्स में समझा था कि दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, और उल्टा कह लो कि एनर्जी रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, करेक्ट। तो ये बात समझ आती है लॉजिकली कि जितना एक न्यूक्लियस को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी जा रही है, विच मीन्स कि वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल है। तो हमने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी का कहीं ना कहीं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से कुछ रिलेशन होना चाहिए। और फिर हमने ये भी कहा कि नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो अलग अलग होते हैं, तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन टर्म बना देते हैं, जो कि हमारे को बड़ा एक क्लियर कट इंडिकेटिव देगी कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। तो नाउ दिस इज द एक्सेप्टेड पैरामीटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताएगा। अब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ बना देते हैं विद ए। तो ये ग्राफ अप्रोक्सीमेटली ऐसा है बच्चों, प्लीज कीप इन माइंड अप्रोक्सीमेट का क्या मतलब है। जैसे मैंने तो स्ट्रिक्टली ऐसा दिखा दिया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बट इसमें कुछ लोकल पीक्स होती हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ब्रॉडली ऐसा होता है। यू आर नॉट सपोज टू नो दीज, बट कई बार किसी क्वेश्चन में बन के आ जाए तो आप ये मत सोचना कि हाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ये निकल के आता है कि जो मिड साइज न्यूक्लियाई हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, जो छोटे हैं वो भी अनस्टेबल हैं, और जो ज्यादा बड़े हैं वो भी अनस्टेबल हैं। और फॉर द सेम रीजन ऐसा होगा कि मिड साइज न्यूक्लियाई की टेंडेंसी होगी, सॉरी स्मॉल साइज न्यूक्लियाई की टेंडेंसी होगी मिड में कन्वर्ट करने की। वो कैसे करेंगे, कंबाइन करके समहाउ। और जो लार्ज साइज न्यूक्लियाई हैं उनकी भी टेंडेंसी होगी मिड साइज में कन्वर्ट करने की, और वो कैसे होगी, स्प्लिट करके समहाउ, ठीक है। तो जो कंबाइन करने का प्रोसेस होता है उसको फ्यूजन कहते हैं, स्प्लिट करने वाले प्रोसेस को हम फिशन कहते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम अभी हमने डिफाइन किया और कुछ नहीं, क्लियर। तो 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 एक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बच्चों हमने कहा डेल्टा एम होता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जो ई है एनर्जी रिलीज, वो डेल्टा एम सी स्क्वायर। उसको बच्चों एक और नाम भी देते हैं हम एज क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। बच्चों मुझे सोचकर बताओ, क्या आप उसको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स लिख सकते हो? बहुत ध्यान से लिखकर ट्राई करो कि ये जो डेल्टा एम सी स्क्वायर है
इज दिस इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स? ध्यान रखना यहाँ डेल्टा एम में रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स था, तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे बनेगा, चेक करो। मतलब इसका लॉजिक बनाओ कि आप एनर्जी रिलीज को बाइंडिंग एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करोगे। इसको बच्चों ऐसे मत सोचना आप, मतलब ये मत सोचना कि जो रिएक्टेंट्स है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे आ गई, मतलब आप ये मत सोचो, आप मतलब माइंड में जो रिएक्शन सोचो ना, आप ये मत सोचना कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बना रहे हैं। आप ऐसा रिएक्शन सोचो कि कोई न्यूक्लियस एक्स प्लस कोई न्यूक्लियस वाई इज फॉर्मिंग सम न्यूक्लियस जेड, उसकी टर्म्स में सोचो, क्योंकि वहां पे बाइंडिंग एनर्जीज आएंगी ना तीनों। मतलब लेट से ऐसा कुछ ले लो एग्जांपल कि x plus y is forming z। अगर तो मैं आपको सीधा कहता बच्चों क्यू वैल्यू निकाल दो या एनर्जी रिलीज निकाल दो, तो आप क्या करते? डेल्टा एम सी स्क्वायर करते, है ना? वाह बच्चों, कैसे सोचेंगे हम इसको? हम ऐसे सोचते हैं कि सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड है हम उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम एक्स को तोड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स देनी पड़ेगी। वाई को भी तोड़ना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई देनी पड़ेगी। तो पहले आपने सिस्टम को दे दी एनर्जी,
ठीक है, मान लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स 10 है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई 12 है, तो आपने कितनी एनर्जी दे दी? 22 दे दी। अब वो जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जस्ट इमेजिन कि वो कंबाइन करके उन्होंने जेड बना दिया। इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होएगी। ठीक है, वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी होगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड। ठीक है, तो मान लो जो एनर्जी रिलीज हुई वो 25 हो गई, तो आपने 22 एनर्जी दी थी, 25 एनर्जी रिलीज हो गई, तो नेट कितनी एनर्जी आई आपके पास? 3। वो कैसे आई है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जेड माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, तो यहाँ उल्टा बन गया। ठीक है, इसको आप सीधा वैसे समझने के लिए सीधा ये सोच सकते थे कि ऑब्वियसली ये रिएक्शन तभी हो रहा होगा अगर Z इज मोर स्टेबल, तो Z की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो फिर ऐसा ही बनेगी ना, मास कम हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो रही है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना है, कई बार हम गलती कर देते हैं लिखने में। आगे बात समझ बच्चों? तो आपको किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपको बाइंडिंग, आपको क्यू वैल्यू पूछी जा सकती है, आपको मास इफेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, मीनिंग वही है। ठीक है, मास इफेक्ट में बस क्या ध्यान रखना है? इट इज रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। अगर एनर्जी पूछी गई है, प्रोडक्ट्स माइनस या, मतलब अगर वो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में दिया है तब क्या करोगे? मतलब तब तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स ही कर दोगे। अगर मासेस दिए हुए हैं फिर मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मासेस ऑफ प्रोडक्ट करके फिर डेल्टा एम सी स्क्वायर लगा दो। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, जो इन क्वेश्चंस में ना, मतलब जो किया जाता है वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी सीधा देने की जगह यू विल बी गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो बस फिर क्या ध्यान रखना होगा? उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा। राइट, दिस इज ओनली थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। डायरेक्टली नहीं देंगे वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की टर्म्स में ही देंगे। तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, वो सीधा माइनस कर देते हैं। यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स केयरफुली और फिर सबट्रैक्ट करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस होती हैं। मतलब ऑब्वियसली ये जो स्टेबिलिटी या हम जो कुछ बात कर रहे हैं उसका अंडरलाइंग रीजन तो फोर्स ही होगा, राइट? अब न्यूक्लियस के अंदर बच्चों बात उठती है कि ऐसा क्या है जो कि प्रोटॉन्स को भी, जिनमें अट्रैक्टिव, जिनमें रिपल्सिव फोर्स है, उनको भी इतना टाइटली बाउंड करके रख पा रहे है ना। तो देयर हैज टू बी समथिंग एल्स, मतलब जो एक नई फंडामेंटल फोर्स आ जाती है जिसको हम कहते हैं एज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये हमें क्यों लग रहा है कि कुछ होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस न्यूक्लियर फोर्स? कि प्रोटॉन्स को अगर रोकना है तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो ये दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स जो अभी तक हमने कहीं पे भी जिसके बारे में बात नहीं की, जो जो क्या कर रही है, न्यूक्लियस को पकड़ के रख रही है, जितना छोटा कंप्रेस्ड उसको बना के रख रही है। ठीक है, तो बिल्कुल नए टाइप की फोर्स है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जब हम इस फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आता है। इट टर्न्स आउट, जैसे हम हमेशा ऐसे बात करते हैं ना कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगती है, मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट्स के बीच में लगती है, एंड सो ऑन।
न्यूक्लियर फोर्स की खासियत ये है, ठीक है, इसको इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि जो दो पार्टिकल्स हैं उनका क्या मास है, क्या चार्ज है, और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं। न्यूक्लियर फोर्स की सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये है कि वो जो दो पार्टिकल्स हैं आपके, उनके बीच में डिस्टेंस एक्सट्रीमली स्मॉल होना चाहिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर्स होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, मतलब ये इतना कम डिस्टेंस कहाँ पॉसिबल है, न्यूक्लियस के अंदर ही पॉसिबल, ठीक है। तो ये फोर्स सिर्फ तभी आती है जब डिस्टेंस इतना छोटा होता है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना कम डिस्टेंस आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड चार्ज। इसका क्या मतलब है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो दो प्रोटॉन्स के बीच में भी लग रही है, वो दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी लग रही है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रही है, ठीक है। उसके लिए कोई फर्क नहीं है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके लिए क्या कंडीशन है, डिस्टेंस। बस आप कोई भी दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस कम कर दो, वो फोर्स लग जाएगी, ठीक है। हमें सिर्फ इसकी कुछ 3-4 थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और कोई इसका मैथमेटिकल फॉर्म या कुछ हमें नहीं जानना हो, ठीक है। तो ये लिख लो। तो बच्चा एक्चुअली होता क्या है कि जो, अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिसर्च वाइज बात करें, तो जो अंडरलाइंग रीजन है ना न्यूक्लियर फोर्स का, वो, उसके लिए हम ये वाले जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनसे काम नहीं चलता। न्यूक्लियर फोर्स को अगर बिल्कुल एक्चुअली एक्सप्लेन करना है तो आपको जो इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी टर्म्स में जाना पड़ता है। मतलब आप ये कह लो कि शायद आज से 20-25 साल बाद जब वो थ्योरीज प्रॉपर डेवलप हो चुकी होंगी, देन वी विल नॉट बी सेइंग कि भाई हाँ जी, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। तब हम बात कर रहे होंगे ऑफ पार्टिकल्स लाइक मीजॉन्स एंड क्वार्क्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का जो असली रीजन है, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू नो, असली रीजन है कि हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा है, इनको और तोड़ा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मीजॉन्स, ठीक है। इनका चार्ज जो होता है वो भी, फिर वो थ्योरी भी फेल हो जाती है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, उससे छोटा भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो फिर न्यूक्लियर फोर्स, जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना, बिटवीन टू मासेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्जेस, तो न्यूक्लियर फोर्स असली में होता है बिटवीन टू मीजॉन्स। तो वो बिल्कुल वैसे डिफाइन होता है। अगेन फिर वही बात आ जाती है कि यूनिफिकेशन थ्योरी, कि भाई सारा कुछ है तो फाइनली एक जैसा ही है ना, हम उसको बस अलग अलग फॉर्म्स में इंटरप्रेट करते जा रहे हैं ना। ना, यही तो समझना है, यही तो पार्ट है जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई मीजॉन का काम नहीं आ रहा, वहां तो आसमान का ही काम चल रहा है। बट दिस इज आई थिंक ये मैटर ऑफ रिसर्च है, और धीरे धीरे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिससे ये सब कुछ निकल के आ रहा है। क्लियर टू ऑल? हाँ, अभी तो इट्स टू फार फ्रॉम कमिंग इन सिलेबस, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम एक बार फिर एक्सप्लिसिटली बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। हम इनडायरेक्टली तो बात कर चुके हैं कि हाँ उसमें एनर्जी होती है और ये सारा कुछ होता है। तो बच्चों जैसे आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो है ना, ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस का क्या मतलब हुआ?
कोई भी ऐसा रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, चाहे न्यूक्लियस टूट रहा है चाहे न्यूक्लियस बन रहा है, किसी भी रिएक्शन में जिसमें न्यूक्लियस की मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व हो गई उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। ठीक है जी। तो अब हमें ये क्लियर है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टीज बच्चों हम लिखते हैं कि क्या कुछ होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। नहीं नहीं, हम जो आप उसकी बात करें जो हमने बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में बात की थी, फाइनली तो उससे एनर्जी मिली थी ना, वो तो समझने का तरीका था बस किसमें ऐसा हो रहा है। हाँ नहीं नहीं, वो जो आप कह रहे हो वो हम आगे देखेंगे। वो ये बात है कि स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, कईयों में खुद से हो जाता है, कईयों में हमें कुछ इनिशिएट करना पड़ता है रिएक्शन। ठीक है, बट फाइनली जो अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो तभी होगा अगर आप ऐसा कुछ करोगे कि जहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से ज्यादा हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट बच्चों, एनर्जी रिलीज होएगी जिसको हम डेल्टा एम सी स्क्वायर कहते हैं, जिसको क्यू वैल्यू भी कहते हैं। इसको बच्चों वी शुड आल्सो राइट इट एज बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स माइनस इज दिस थिंग क्लियर? जो इन दोनों में ना एक एक्सेप्शन आ रही है मेरे माइंड में, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, वो बाद में नोट कर लेंगे, पर अभी तक हम यही मान के चलेंगे कि ऐसा हो रहा है। ये एनर्जी जो रिलीज होती है बच्चों वो कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और कोई एनर्जी की हम क्यों नहीं बात कर रहे? हीट, साउंड एक्सेट्रा, हम बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। इस लेवल पे तो हीट एक्सेट्रा डिफाइंड ही नहीं है, राइट। हीट तो उसके बेसिस पे डिफाइन होती है, याद करो, हीट टेम्परेचर की इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। फंडामेंटली तो जो एनर्जीज हैं वो काइनेटिक ही होती है। तो ये जो एनर्जी है हम कहते हैं कि दिस गोज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आप ये कह सकते थे कि सर फोटोन में क्यों नहीं जा सकती, इलेक्ट्रॉन में तो भेजी थी। इलेक्ट्रॉन में तो हमने ये कहा था ना कि एनर्जी रिलीज हुई, वो तो फोटोन बन गए, यहाँ क्यों नहीं बने, है ना। तो हम आगे देखेंगे, बट वी कांट एक्सप्लेन, कोई रीजन नहीं है ना। हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों फोटोन निकाल सकता है, राइट। क्या समझ आ गया? फिर बच्चों, अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो जो नॉर्मल मैकेनिक्स है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो मोमेंटम तो कंजर्व होना ही चाहिए। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में मोमेंटम इज कंजर्व। हाँ, हो सकता है जो कंपोनेंट्स आएंगे हमें उनका मोमेंटम हम mv ना लिख पाए, है ना, बट मोमेंटम कंजर्व तो होगा। हाँ, मोमेंटम कंजर्व। एक्चुअली क्या होता है,
वो जो मास कन्वर्ट होता है ना, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वो कोई चक्कर नहीं पड़ता। इज दिस थिंग क्लियर? नेक्स्ट बच्चों एक बात समझते हैं। जैसे मैं आपको वो बात समझा रहा था ना कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए कि भाई पहले 11 न्यूक्लियॉन थे और न्यूक्लियस के अंदर 10 ही रह गए, कि एक पूरा प्रोटॉन खत्म हो गया या एक पूरा न्यूट्रॉन खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो सेम रहते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकते लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। मैंने टोटल नंबर बोला, मैंने ये नहीं बोला कि इंडिविजुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। वो समझ आएगा अभी हमें आगे। बट फॉर द टाइमिंग लेट्स रिमेंबर कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है लेफ्ट और राइट सेम रहता है। अंडरस्टूड? So the total number of protons and neutrons is conserved. ठीक है जी। अभी हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे ही क्यों लिखा है कि टोटल। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसमें कि एक प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। याद है जो मैंने मासेस बताए थे, ऐसे ही थे ना मासेस? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उल्टो भी क्या था? किस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जो था वो न्यूट्रॉन के मास के इक्वल था। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक रिएक्शन हो सकता है जहां पे एक न्यूट्रॉन जो है वो ऐसे एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की, बट वो कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर। अभी तक इलेक्ट्रॉन कहाँ होता था? बाहर शेल्स में था। तो ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर अब इस रिएक्शन पे बच्चों मैं अप्लाई करूं ऊपर वाला रिजल्ट, तो मैं ये नहीं कह पाता ना कि जितने न्यूट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने राइट हैंड साइड पे है। मुझे क्या कहना पड़ेगा? टोटल नंबर सेम रहता है, जो लेफ्ट पे है वो राइट पे होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इसको बीटा रे कहते हैं। सुना आपने बीटा रे? हाँ, वो यहाँ से आती है। वही एग्जाम्स के टाइम में तो हम बात ही नहीं करते ना, हमारा तो इस ब्रॉड लेवल पे काम चलता है। तो आपने ऐसा तो बहुत बार सुना होगा ना कि इलेक्ट्रॉन और बीटा रे हम कहते थे सेम ही बात है, सब कुछ वही होता है। बट डिस्टिंग्विशिंग बात क्या है? बीटा रे कहाँ से आ रही है? न्यूक्लियस के अंदर से आ रही है। जो बीटा रे वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है, बाकी तो जो बाहर होते हैं वो होते ही। मे बी जो डिस्टेंसेस इन्वॉल्व हो जाते होंगे वो थोड़े बढ़ जाते होंगे, जिस कारण से ऐसा कुछ हो जाता है। क्या? कौन सा? नहीं, वो रीजन नहीं है, वो अभी हम आगे देखेंगे। वो रीजन नहीं है, वो दूसरा भी हो सकता है।
ठीक है, अभी फिलहाल बच्चों ये पॉइंट क्या क्लियर कर रहा है, क्या करना है हमें न्यूक्लियर रिएक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे टोटल नंबर इक्वेट करना है। हम बच्चों एक और चीज भी जो करेंगे, ठीक है, तो ये है, अगर आप देखो जो हम सिंपल तरीका फॉलो करते हैं ना, एक तो आपको ये समझ आ गया कि जो ऊपर होता है नंबर, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही होते हैं। तो आपको जब भी कोई रिएक्शन गिवन होगा तो आप जो उसके ऊपर वाला सम है वो इक्वेट कर सकते हो एलएचएस और आरएचएस का। जो नीचे वाला सम है वो क्या डिनोट कर रहा है, चार्ज, तो आप वो भी इक्वेट कर सकते हो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सम है चार्ज का, वो भी इक्वेट हो जाएगा। तो ये एक और आपके पास कंडीशन आ गई कि चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। वो तो होता ही है, मतलब हम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये बच्चों एक, चलो एक मिनट ये भी देख लो, ये एक दूसरा रिएक्शन भी होता है न्यूक्लियस के अंदर, जहां पे एक प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसी एक्सेप्शन की बात कर रहा था बच्चों, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ तो मास बढ़ रहा है ना। हाँ, इसको देख के ऐसा लग रहा है एज इफ कि ये तो अनस्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा है जहाँ पे मास बढ़ रहा है, तो ये जो नीचे वाला रिएक्शन है ये तो सिर्फ तभी होगा जब इसको एनर्जी देंगे हैं, इसको एनर्जी दी और मास बढ़ गया। ठीक है, बट ये होता है, इट टर्न्स आउट कि न्यूक्लियस के अंदर ये होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था ना कि आप इंडिविजुअली देख ही नहीं सकते न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, दे कीप ऑन कन्वर्टिंग, सारा टाइम न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कह रहा था, जैसे अगर कुछ भी ऐसे बैलेंसिंग आए तो आपने क्या करना है, नीचे वाला सम ऊपर वाला सम सेम कर दो। ठीक है, तो एक नोट कर लो एग्जांपल के लिए। क्या फिर बोलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रेविटी अट्रैक्ट सिर्फ लाइक मासेस के लिए है। किसको? मतलब हम पॉजिट्रॉन के मास को नेगेटिव नहीं बोल सकते ना। अगर मतलब यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है, हम ये नहीं कहते कि पॉजिट्रॉन का मास नेगेटिव। पर क्या, दो बात हम। कैसे? हाँ, वो क्यों? नहीं नहीं नहीं, दोनों फिनोमेना हो रहे हैं ना, यही तो देखो आप। हाँ, बोथ फिनोमेना आर हैपनिंग, कोई एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हो रहा है तो एक दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी हो रहा है, तो एक की जो एनर्जी आई वो दूसरे ने ले ली, और इस तरह चलता रहता है। हाँ जी बच्चों, ये समझ आ रहा है रिएक्शन? आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन ये बहुत आते हैं क्वेश्चन बैलेंसिंग पर।
हर एग्जाम में, आईआईटी, मेंस, नीट, मतलब कुछ नहीं करना, नीचे और ऊपर सम इक्वेट कर दो। एडवांस में भी मतलब मुझे समझ नहीं आता क्यों आते हैं, मतलब तो बिल्कुल बोनस क्वेश्चन है। मतलब मैं ना जस्ट अभी कल आपके सीनियर बैच के बच्चों के साथ बैठा था, मतलब मैंने उन्हें ये कह रहा था कि मैं उन्हें स्ट्रैटेजी बता रहा था कि टेस्ट में के सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मैंने उन्हें कहा था सबसे पहला आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है यूनिट्स का, दूसरा न्यूक्लियर का। सबसे इजी क्वेश्चन आता है न्यूक्लियर के, कुछ है ही नहीं मतलब इसमें। अंडरस्टूड। इसमें बच्चों बस एक ये ध्यान रखना, वैसे आप केमिस्ट्री में करते हो तो आप एक्सपर्ट हो गए, कई बार क्या होता है ना, जैसे 2 लिखा होता है आगे, तो वो 2 के से कंसिडर कर लेना, है ना, वो तो यू आर यूज टू इट। क्या ये यहाँ तक क्लियर है बच्चों? फिफ्थ पॉइंट बच्चों चाहे बना के लिखना, हम लिख लेते हैं कि चार्जेस कंजर्व, है ना। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो मतलब जो आपका एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बन गया बच्चों, को क्या होगा कि आपको ऐसे रिएक्शन गिवन हो सकता है कोई भी, यू नॉट सपोज टू रिमेंबर एनी रिएक्शन, ठीक है। आपको कोई भी ऐसे एक रिएक्शन दे दिया गया, इस पे बेस क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आप देखो। एक तो यही आ सकता है कोई ना कोई अननोन चार्ज बताना हो या मास बताना हो, जो बैलेंसिंग बेस्ड हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मासेस दे दिए जाए तो क्यू वैल्यू निकाल सकते हो। तीसरा क्या हो गया, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दिया तो उसकी फॉर्म में आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट फिशन रिएक्शंस। बेसिकली क्या होता है बच्चों, अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, तो जैसे आप केमिस्ट्री में बात करते हो, ये तो चलो प्रॉपर्टीज हो गई, ये तो होनी ही होनी है एप्लीकेबल। बट अब आप जैसे केमिस्ट्री में बच्चों बात करते हो कि जैसे रिएक्शंस होते हैं कुछ स्पॉन्टेनियस और कुछ होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो इवन दो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम कह रहे हैं कि वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो खुद से हो जाएगा, ठीक है। आपको दो होता भी है कई जगह, बट कई जगह नहीं भी होता, जहां पे आपको रिएक्शन किसी तरीके से इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद होता है थिंग्स लाइक एक्टिवेशन एनर्जी। यस, मतलब डायरेक्टली तो हम वो नहीं बोल सकते, बट जैसे वहां एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ऐसे ही कह लो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है जो उस रिएक्शन को इनिशिएट करवाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये कहें बच्चों कि दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक होंगे स्पॉन्टेनियस और एक होंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये दो टाइप के हो गए। एक तो होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब हुआ बच्चों? खुद से नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। और एक हो गया स्पॉन्टेनियस, यहाँ उल्टा पंगा है। क्या? ये होता ही रहेगा, अगर आप रोकना भी चाहो तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है, दिस विल हैपन। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ अ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन? रेडियो एक्टिविटी, बेसिकली जो रेडियो एक्टिविटी होती है, जो अल्फा बीटा गामा डिके आप कहते हो, दैट इज स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो हमें पढ़ना है, वो ये है कि हम ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो बच्चों क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी वो तो सारी एप्लीकेबल है ही हैं एज इट इज। मैथमेटिकली तो हमें पता है कि क्या हो रहा है, मैथ्स को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा इस बात से कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस।
ठीक है, अब तो बस हमने थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है एक्स्ट्रा, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की होती, ठीक है। और सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है फिशन। फिशन का क्या मतलब होता है बच्चों? यहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे न्यूक्लियस बनाता है, राइट? तो समथिंग लाइक दिस इज द मोस्ट कॉमन फिशन रिएक्शन, जहां पर एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट करके दो और छोटे न्यूक्लियर बनाता है, ठीक है, ये नोट कर लो। क्या बच्चों आप इसको पढ़कर ये बता सकते हो कि हाउ इज दिस नॉन स्पॉन्टेनियस? कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस लग रहे हैं, क्या देखते? एक न्यूट्रॉन लगाना पड़ा साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर ये न्यूट्रॉन आता है, बेसिकली ये न्यूट्रॉन जब बॉम्बार्ड करता है यूरेनियम को, तभी ये रिएक्शन इनिशिएट होता है, ठीक है। तो सोचने में ऐसा लग रहा है कि इसमें कौन सा कोई कमी थी इसके पास न्यूट्रॉन्स की, जो इसको एक और से ही शुरू करवाना था, बट इट इज सो। तो बच्चों देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड कि एक न्यूट्रॉन से ही क्यों ये रिएक्शन इनिशिएट हुआ, या फिर अगर ये टूटा तो यही वाला क्यों बने, कुछ और भी बन सकते थे, ठीक है, बनते भी हैं, ठीक है, मोस्टली, लेकिन ये होता है। अब अच्छा, यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग बात देखो, इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए क्या चाहिए था? न्यूट्रॉन। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या आ गया? 3 न्यूट्रॉन। फिर क्या होगा? मतलब मुझे तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन चाहिए, वो क्या होगा? 3 आ गए, जैसी एक किया वो 3 क्या करेंगे, वो फर्दर 3 का करवाएंगे, फिर क्या आएंगे, 9 आ गए, एंड सो ऑन। वो हर स्टेप पे बढ़ते जा रहे हैं आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि और ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फिशन कराएंगे, और वो बढ़ता जाएगा प्रोसेस, राइट? तो दिस इज लाइक, इसको बच्चों हम कहते हैं चेन रिएक्शन, कि आपने एक इनिशिएट किया, उसके बाद तो अपने आप वो रिएक्शन होता जा रहा है, एंड इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। मतलब आप समझो कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है, करेक्ट? तो इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। ये लिखो। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हमने इस रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा? एक अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब का यही बेसिस है कि आप ऐसे कर दो एक बार,
तो आपने जितना भी यूरेनियम लिया है, ठीक है, उसका जो भी अमाउंट है, तो वो बहुत ही फास्ट उसका सारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। अब क्या किया जाता है बच्चों, हम बाय सम मीन्स जो हमारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उनको लेट से हमने कुछ मटेरियल डाल दिया जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या होगा, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। मान लो मैं ऐसा कर दूं कि लेट से कि 66% एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो क्या होगा कि मान लो तीन में से दो एब्जॉर्ब हो गए, एक ही बचा, तो एक फिर एक का ही करवाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर दो एब्जॉर्ब हो गए एंड सो ऑन। तो एनर्जी तो अब भी रिलीज हो रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड अमाउंट में एनर्जी बढ़ नहीं रही, ठीक है। दिस इज व्हाट इज डन इन अ न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट। बहुत ही छोटा सा फर्क है, ठीक है, कि वो बस उसको वहां पे कंट्रोल करते हो आपके नहीं, अदरवाइज वो एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्या आप कह रहे हो फर्स्ट टाइम कैसे किया होगा, कि तो धमाका हो गया होगा। हाँ, एक कुछ तो वो होता है, ये क्रिटिकल मास होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। ये मतलब डिस्कवर क्या हुआ होगा आप कह रहे हो, आई थिंक डिस्कवर तो अनकंट्रोल्ड ही हुआ होगा फर्स्ट टाइम, तो बाद में उन्होंने समझा होगा कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हाँ, पहले तो थ्योरेटिकल था सारा कुछ। मैं उसका नाम भूल गया साइंटिस्ट का जो मेन इसमें इन्वॉल्व था, जिसको ओपनहाइमर, हाँ। हाँ, तो पहले तो इट वाज ऑल इन थ्योरी, प्रैक्टिकल बॉम्ब पे किया गया था पहले, ठीक है, और फिर बाद में कंट्रोल करके उसको यूज करना शुरू किया, ठीक है। अभी ये रिसेंटली ही वो हुआ था ना, ये जो एनिवर्सरी थी उसकी, हिरोशिमा नागासाकी, 9 अगस्त, 6 अगस्त, दो थे ना, देखा था मैंने कुछ इसका। समझ आ गया बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है। तो यही हम इससे रिलेटेड बच्चों कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखेंगे। तो क्या हो जाता है देखो, कि रिएक्शन अपने आप से होगा, चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल्ड कर दोगे तो बॉम्ब बन जाएगा, कंट्रोल कर दोगे तो पावर प्लांट बन जाएगा। देखिए बच्चों, ये बात समझ आ गई।
क्लियर बच्चों? ओके, इसमें बच्चों एक और भी लिखो पॉइंट कि अगर हम इस रिएक्शन का वो निकालते हैं ना डेल्टा mc² करके, तो अप्रॉक्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चों ये भी ना थोड़ा थ्योरेटिकल सा है, तो इसमें भी हम वही चीज करेंगे, एक बार फिर एनसीईआरटी से ना रेफर करके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगे सब लिख देंगे। क्लियर सो फार? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन में क्या होगा, दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका वन सच एग्जांपल इज दिस, जो कि सन में होता है। हाँ, और भी होता है। आया समझ? ठीक है, तो अगेन अब कि ये हैवी हाइड्रोजन के साथ ही क्यों हो रहा है H2 के साथ, ठीक है, ये हम नहीं बता सकते, बट ऐसा होता है। इज दिस थिंग क्लियर? अब बच्चों एक बात समझते हैं, क्या होता है कि दो न्यूक्लियस को, दो अलग अलग न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज करवाना इज वेरी टफ। ठीक है, मतलब उनको पास, इतना पास लेके आना कि वो जुड़ ही जाए, ठीक है, इट इज वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एकदम देखने से नहीं पता चल रहा कि ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट क्या होता है कि आप नॉर्मल सिनेरियोज में ये दो H2 जो है उनको इतनी पास लेकर आ ही नहीं पाते। वो इतनी पास तभी आ पाते हैं जब आप इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वहां पे जो काम न्यूट्रॉन कर रहा था, यहाँ पे एक तरह से वो काम क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, हाई टेम्परेचर से। तो मान लो एक बार आपने समहाउ बाय सम मैकेनिज्म एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर ले आया, तो क्या होगा, ये रिएक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ा दिया एनर्जी ने, और फिर अपने आप होता रहता है। ठीक है, तो अगेन क्या होगा, अगर तो आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लो कि जहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब अगर आप उसका कुछ पार्ट लेट से बाय सम मैकेनिज्म निकालते जाओ कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ो, तो क्या होगा, तब तो कंट्रोल्ड वे से चलेगा। और अगर आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर तो वो बढ़ता ही जाएगा, तो वो अनकंट्रोल्ड हो गया, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। ठीक है, इसलिए जनरली दो टर्म्स यूज हो जाती हैं, हम एक को न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, एक को हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक फिशन पे बेस्ड है, एक फ्यूजन पे बेस्ड है। एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, जो ये अटैक्स हुए थे उनमें भी ऐसा हुआ था कि एक जगह फिशन बॉम्ब यूज हुआ था, एक जगह फ्यूजन बॉम्ब यूज हुआ था।
मे बी मैं कहीं कुछ मिस ना कर रहा हूँ। नाम तो अलग अलग थे। एक बॉम्ब का नाम उन्होंने लिटिल बॉय रखा था, एक का फैट मैन रखा था। तो चलो व्हाटएवर, बट ये जो है ये अनकंट्रोल्ड होता है। अभी उस पे आते हैं, ठीक है। तो दिस इज इनफैक्ट हमें इसको कंट्रोल करने का तरीका आया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये राइट नाउ इसका जो यूज है मतलब वो इसी पे ही है कि मतलब बॉम्ब बनाने के काम आ जाए, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ आगे कि क्यों। ये समझ आ गया ब्रॉडली क्या हो रहा है कि हाउ इज दिस अ चेन रिएक्शन। हाँ, तो लेबोरेटरी में जब करते हैं ना ये, तो ऐसे ही करते हैं कि पहले फिशन करवाते हैं, उस फिशन से इतनी एनर्जी मिलती है जिससे कि ये फ्यूजन स्टार्ट हो। हाँ, वो तो इनिशिएट हुआ है ना पहले से ही स्टार्स में, तो बस वो उसी तरह चली जा रहा है। बच्चों चेन रिएक्शन क्यों है ये समझ आ गया सबको, ठीक है। अब अगर हम एनर्जी की टर्म्स में बात करें बच्चों तो क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। अगर तो हम बात करते हैं एनर्जी रिलीज पर रिएक्शन, तो इस रिएक्शन की एनर्जी रिलीज फ्यूजन की कम होगी कंपेयर टू फिशन। जैसे फिशन की जो 200 है, मैं इसमें नंबर भूल गया, शायद 20 है, पता नहीं 10 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनर्जी रिलीज पर मास, तो ऊपर जो 200 एनर्जी आ रही थी वो कितने मास से आ रही थी, 235 मास से आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ जो एनर्जी आती है, जो भी 10-20 एनर्जी है, वो कितने मास से आ रही है, 4 से, 2 से नहीं 4 से, 2 यूज हुए ना। तो जो एनर्जी रिलीज पर मास है वो यहाँ पे ज्यादा है। तो हमें तो फाइनली उसी से फर्क पड़ेगा ना, टोटल एनर्जी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। यूजफुल टर्म तो ये है ना कि पर मास आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, तो वो इस पे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक बात लिख लो। तो जो स्टार्स में क्या होता है ना, तो एक स्टार का जो लाइफ साइकिल होता है वो हम इस तरह से कहते हैं कि वो स्टार्ट पहले इससे होता है कि एच और एच कंबाइन करके हीलियम बनता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप की हीलियम हीलियम कंबाइन करके जो भी उससे बड़ा बनता है, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज। तो धीरे धीरे अगर मान लो फाइनली वो स्टेज आ जाए कि वो 56 वाला बन जाए सारा कुछ, ठीक है ना, तब उसके फर्दर तो हो नहीं सकता। तो वो उसको फिर डेथ ऑफ स्टार कहते हैं, जब वो कोलैप्स करना शुरू करता है और वो सुपरनोवा और वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो जैसे सन के लिए भी कहते हैं ना कि सन की एक लाइफ है उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो उसका रीजन यही है कि जब तक ये रिएक्शन होता रहेगा तब तक चलता रहेगा। क्लियर। इस फ्यूजन का बच्चों एक जो बेनिफिट होता है कंपेयर टू फिशन, वो ये होता है, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में कि वो क्यों है। मतलब बेसिकली वो हमने ईएम वेव्स नहीं बात की थी, जो गामा रेज हम बात करते थे। तो क्या होता है कि ये जो फिशन करवाई हमने तब जो ये रिएक्शन हुआ, तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो बेरियम है क्रिप्टन है, इनसे कुछ रेज निकलती हैं जो कि डेंजरस होती हैं, ठीक है, वो हार्मफुल है। ऑन द अदर हैंड जो फ्यूजन में ऐसा कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं निकलता,
ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, कि अगर हम सोचें कि लेट अस से देयर इज एनर्जी क्राइसिस, अब हम दो तरीके से एनर्जी ला सकते हैं, फिशन से भी और फ्यूजन से भी। तो अगर हम कंपेयर करें बच्चों, तो क्या निकल के आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि फिशन के लिए यूरेनियम चाहिए, जो इटसेल्फ स्कार्स है ना, उसकी तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है हमारे पास। H2 की कोई कमी नहीं है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया, इसमें पर मास एनर्जी ज्यादा मिल रही है। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया, कि यहाँ पे कुछ हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वी बैडली वांट कि ये किसी तरह से हम फ्यूजन को कंट्रोल कर लें। तो हम कहते हैं कि भाई हाँ, अगर ये हो गया तो एनर्जी क्राइसिस इज सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो शायद आपने सुना हो ना, रिसर्च चल रही है, जैसे ये फ्यूल सेल्स टर्म सुनी है कभी, फ्यूल सेल या जो ये इनकी हाइड्रोजन सेल्स वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज को समहाउ यूटिलाइज करना चाह रहे हैं कि इससे एनर्जी आ जाए हमारे पास। जो ये पता नहीं BMW की या किसी की कॉन्सेप्ट कार्स हैं जो इस पे चल रही हैं। हुँ? नहीं, हो सकता है वो भी हो, मतलब कुछ जगह पे कहीं पे उस पे भी चल रहा है काम, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है ना अलग अलग उस पे। हाँ हाँ, क्लियर बच्चों सो फार? ठीक है, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में जो इससे अगले दो पार्ट्स हैं, आई बिलीव, एक मिनट, इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं। एक तो ये एच है, मतलब करने को तो आप 3 पार्ट कर सकते हो, हमने मतलब यहाँ तक कर लिया वैसे, HIJ। डू वन थिंग, आप एक्सरसाइज 0 का H और I पार्ट कर लो। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस भी थोड़े ज्यादा हैं। अंडरस्टूड? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।